विज्ञान के तहत उपविषय इतिहास में तीसरे पाठ की भूमंडलीकृत विश्व का बनना दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। आगे हेडिंग आती है आर्थिक महामंदी। देखिए, आर्थिक महामंदी का जो दौर हुआ वो 1929 से शुरू हुआ, जिसके दो कारण माने जाते थे। एक पहला जो कारण था वो पहला कारण ये था कि लगातार औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि उत्पादन भी लगातार बढ़ने लगा था। कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ जो कृषि फसलें होती हैं उनकी मूल्य में लगातार गिरावट आने लगी। गिरावट आने के साथ आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि किसान जो फसल उगाते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उत्पादन को और अत्यधिक बढ़ाते थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इस कारण से आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। दूसरा कारण आर्थिक महामंदी का क्या था? देखिए, पहले विश्व युद्ध से हम गुजरे थे या हमारा विश्व गुजरा था। इस कारण से लगातार रोजगार की तलाश में लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन रोजगार की पर्याप्त या कह सकते हैं पर्याप्त रोजगार न मिलने के कारण लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगी, जिससे चाहे वो औद्योगिकरण हो चाहे वो खेती किसानी हो, दोनों ही समूह के लोग कर्ज लेकर काम करते थे। उस समय महामंदी के दौर में अमेरिका एक कर्जदाता देश था जो अन्य देशों को कर्ज देता था। तो कुछ ऐसे औद्योगिक समूह थे या कह सकते हैं पूंजीवादी लोग थे, जो कि अमेरिका के जो पूंजीवादी लोग थे वो लोगों को कर्ज देते थे या अन्य देशों को कर्ज देते थे और कर्ज के बदले में ब्याज से पैसा वापस लेते थे। लेकिन जब औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ लोग बड़े बड़े पैमाने पर जब खेती करते थे तो उनकी उपज को सही मूल्य नहीं मिल पाता था। उपज के साथ साथ जो लोग कर्ज लेते थे, आर्थिक महामंदी के दौर में सभी वस्तुओं के दाम कह सकते हैं कि वस्तुओं की सही उचित मूल्य न मिल पाने के कारण औद्योगिकीकरण में भी लगातार आर्थिक महामंदी होती चली गई। अर्थात कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की हो गई। तो जिसने कर्ज लिया था वो अमेरिका को कर्ज नहीं चुका पाए। अमेरिका को कर्ज न चुका पाने के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी लगातार खराब होने लगी थी, तो अमेरिका ने कर्ज देना भी कम कर दिया था। अब आता है भारत और महामंदी। देखिए, भारत में भी महामंदी का दौर शुरू हुआ। उस समय ब्रिटिश शासन था भारत में। यहाँ पर भी लोग उसी होड़ में थे। कृषि उपज जो होती थी, कृषि उपज को जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मूल्य गिर गए, जो कृषि फसलें हैं उनके मूल्य जब गिर गए, तो यहाँ भारत में भी जो किसान और काश्तकार थे उन पर भी महामंदी का प्रभाव पड़ा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से गेहूं या कह सकते हैं भारत का जो गेहूं है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कुछ मात्रा में जाता था, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन गेहूं के दाम लगभग 50% गिर गए थे। मतलब 500 रुपए का एक क्विंटल आता था, तो लेकिन महामंदी के दौर में 250 रुपए क्विंटल हो गया। इसी कारण से किसान भी इससे प्रभावित हुए और किसानों ने इस महामंदी से गुजरने के लिए या कह सकते हैं इस महामंदी से युद्ध स्तर पर या बड़े तौर पर फसलों का उत्पादन करने के लिए जो शाहूकार होते थे उनसे कर्ज लेना शुरू किया, अपनी भूमि को गिरवी रखा। इस कारण से उनकी उपज में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कारण इसका जस्ट उल्टा हो गया कि उत्पादन अधिक होने से भी मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। तो भारतीय किसान भी लगातार महामंदी का शिकार होते चले गए। उस समय बंगाल में भी जो जूट या पटसन के उत्पादक किसान थे वो भी इस महामंदी के शिकार हुए या महामंदी का प्रभाव उन पर भी पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोग जूट और पटसन उगाते थे जिससे बोरियां बनाई जाती हैं। तो जूट और पटसन का लगभग 60% मूल्य गिर जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जूट और पटसन का लगभग निर्यात बंद हो गया था और उनको जो बहुत ही कम मात्रा में निर्यात होता था तो उन्हें बहुत ही कम मूल्य मिल पाता था। तो बंगाल के किसान भी लगातार परेशान थे।
अब है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। लगातार सभी देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए थे। तो उस समय देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, लगभग 6 साल तक चला, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध दो ग्रुप या दो गुटों के बीच लड़ा गया। पहले गुट में थे जर्मनी, जापान, इटली, और दूसरे गुट में था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। दो गुटों में लड़ा गया। तो ये भी दुनिया के शक्तिशाली देश थे, इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। लगभग 6 करोड़ लोग इसमें मारे गए। और हमारी अर्थव्यवस्था तो वैसे ही निम्न स्तर की थी। हमारे विश्व की समस्त देशों की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ ही देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था सामान्य थी, बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन द्वितीय विश्व होने के कारण या द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था और निचले स्तर पर चली गई, जिसके तहत अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए या कह सकते हैं बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाने लगे। उपाय कैसे थे कि लगातार औद्योगिकीकरण का विकास किया जाए, लोगों को स्थायी रूप से रोजगार मिले। स्थायी रूप का मतलब ये था कि रोजगार के स्थायी को बढ़ाए जाए। मतलब ये था, इसका मतलब कि किसी भी व्यक्ति को पूरे वर्ष भर काम मिले, ये नहीं कि 2 महीने काम मिल गया, फिर 2 महीने बैठ गया, फिर 2 महीने काम मिल गया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारी सुधरेगी नहीं, ज्यों की त्यों बनी रहेगी या निम्न स्तर की रह जाएगी। तो इसके लिए रोजगार के अवसर को स्थायी बनाया गया। कई देशों ने उपाय भी किया और इसी के तहत लगातार देशों की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार आने लगा। अब आता है ब्रेटन वुड्स संतान। देखिए ब्रेटन वुड्स संतान है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ब्रेटन वुड्स संतान है, यहाँ पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर, देखिए अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में एक सहमति बनाई गई। ये सहमति किस प्रकार से थी आगे पता चल जाएगा। विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब ही यही था कि समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं जो करेंसी है उसके मूल्य का निर्धारण कर दिया जाए कि उस करेंसी का कितना मूल्य होगा, उसके मूल्य का निर्धारण करना इनका उद्देश्य था। दूसरा मतलब ये भी था कि लाभ और घाटे से निपटने के लिए भी इस प्रकार की संस्थाएं बनाई गई थी। उस समय युद्धोत्तर काल चल रहा था। पुनर्निर्माण के लिए युद्धोत्तर काल के पुनर्निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, विश्व बैंक का भी गठन किया गया। क्योंकि विश्व बैंक का मतलब क्या था? विश्व बैंक का मतलब यही था कि औद्योगिकीकरण और लगातार किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उसे कर्ज देता था विश्व बैंक। ठीक, उस समय कर्ज देने वाला विश्व बैंक था, आज भी देता है। तो विश्व बैंक उस समय कर्ज देने की शुरुआत उसने की थी। तो विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन या ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहते हैं। अब तो ये चीज समझ में आ गई होगी। मतलब इसका क्या है, देखिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अगर वहां पर औद्योगिकीकरण करना है तो औद्योगिकीकरण के लिए पैसे चाहिए। ठीक, तो पैसे के लिए कई देशों ने मिलकर के एक विश्व बैंक की स्थापना की। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना से अन्य देशों को कर्ज दिया जाने लगा, जिससे कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके, बढ़ा करके पैसा फिर से विश्व बैंक को ब्याज सहित वापस कर सकें। और इसी व्यवस्था को ही हम ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। ब्रेटन वुड्स जो व्यवस्था थी, ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में लगभग जो अंतरराष्ट्रीय जो विश्व बैंक था उसने 1947 से काम करना लगभग शुरू कर दिया था या देशों को कर्ज देना शुरू कर दिया था। इस व्यवस्था से भारतीय रुपए के साथ साथ ब्रिटेन का पाउंड के मूल्य को भी निश्चित किया गया। उस समय माना जाता है कि भारतीय जो सोना था, डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। उस समय लगभग
$1 की जो कीमत होती थी वो 35 औंस के बराबर होती थी। बस इतना ही है, इतनी हेडिंग आपने पढ़ ली। अब आगे पढ़ लीजिए।